I hope you are all fine, in good health in this COVID-19 situations. पिछले 2 महीनों में हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर कवर किए हैं. फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द नेशनलिज्म इन इंडिया. द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे, बट कोविड के सिचुएशन को देखते हुए पता नहीं कब स्कूल खुलेगा, क्या होगा. तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे. इस लेसन का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर ये वाला जो है इसको क्लियर कर दीजिए क्योंकि ये जो है समझ में नहीं आ रहा है. तो आज इसी को क्लियर करेंगे. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में नेशनलिज्म किस तरह बन रहा था, कैसे बन रहा था, इसकी बात करेंगे. तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि नेशनलिज्म से पहले क्या. अब कोई भी लैंड है, कोई भी जगह है, तो वहाँ पर सबसे पहले राजा होते थे. राजा अपना एक एरिया जीतते थे या एरिया उनको जो है अपने पूर्वजों से मिलता था और फिर उसी पर वो शासन करते थे. शासन करने के बाद अगर राजा एम्बिशियस है तो आगे वो जो है अदर आसपास की कंट्री को जीत लेता था और जीत कर वो जो है बाकी की कंट्रियों को भी बाकी के जगहों को भी, बाकी के पार्ट को भी वो अपने आप में मिला लेता था. सेम सिचुएशन यूरोप की भी थी. यूरोप में भी ऐसे ही था. किंग थे और वो अपने जो है आसपास के एरिया को मिलाते थे और मिलाकर जो है वहाँ उसको अब वो राज्य में आने लगता था. बट सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको पता ही नहीं चलता था कि वो किस नेशन के हैं. अभी इस राजा के अंडर में हैं तो उस राजा के एम्परर को जो बोला जा रहा है उसमें अपने आप को समझते थे. और फिर अगर दूसरे एम्परर में दूसरे राजा ने जीत लिया तो अब उसके एम्परर के हो गए. तो उनमें कभी नेशनलिज्म नहीं आ पाई. अगर यूरोप की हम बात करें तो पूरा यूरोप जो था 18 सेंचुरी के मिडिल में, मध्य में, यानी 1715 के समय पूरा जो है यूरोप का अगर हम मैप को देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें नेशन स्टेट नहीं थे. नोट डाउन. बल्कि वहाँ पर वो जो बटा हुआ था वो क्या कहते हैं, राजशाहियों में बटा हुआ था, किंगडम में बटा हुआ था, डचेज में बटा हुआ था और कैंटेन में बटा हुआ था. ये लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में, आप देख सकते हैं कि वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचेज एंड कैंटेन्स. तो वहाँ पर क्या था कि पहले वो जो हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड समझते हैं, उस समय वो किंगडम में बटा हुआ था, डचेज में बटा हुआ था, कैंटेन में बटा हुआ था, जिसमें जो राजा होते थे उनका अपना एक एरिया होता था, उस राजा का अपना एक शासन होता था, उस एरिया में वो राज्य करता था. अगर हम मिडिल और ईस्ट यूरोप की बात करें तो वहाँ पर ऐसे शासक थे जो निरंकुश थे, मोनार्स थे, एरिस्टोक्रेटिक थे, ऑटोक्रेटिक थे और मोनार्ची उनके थी. जो वो चाहते थे वही वो करते थे, वही उनका सिस्टम था. जो चीज़ वो चाहें वही चीज़ वो करते थे और उसको वही चीज़ लोगों को माननी भी पड़ती थी. वो किसी एक जैसे कॉमन कल्चर या कलेक्टिव आइडेंटिटी के पार्टिसिपेंट नहीं हो सकते थे. वो किसी कॉमन कल्चर को नहीं मान सकते थे और ये लोग ऑफन ये सारे लोग जो है अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे और अलग अलग जो है ग्रुप्स में बिलीव भी करते थे. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर जो शासन करता था, एडमिनिस्ट्रेट करता था, वो हैब्सबर्ग था और वो कई जो है ग्रुप से मिलके बना हुआ था. अब ये जो ग्रुप थे उसमें जो है
उनसे मिलकर, जैसे एल्प्स के हम टिराल ले लें, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाके थे वहाँ पे, जिसके साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। वहाँ पे एरिस्टोक्रेट वर्ग में जो था, एरिस्टोक्रेट वर्ग मतलब धनी लोग, जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, समाज में उनको ऊपर समझा जाता है, ऐसे लोग जो थे वो लोग जर्मन लैंग्वेज ज़्यादा बोलते थे। हैप्सबर्ग जो एम्परर था उसमें लंबार्डी, वेनेसिया जैसी जगह थी जहाँ पे कुछ इतालवी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। हंगरी में आधे लोग तो मैग्मार लैंग्वेज ही बोलते थे। बाकी लोग जो थे अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते थे। अगर हम गलीसिया में लें तो वहाँ पे जो कुलीन वर्ग था, एरिस्टोक्रेट वर्ग था, वो पोलिश लैंग्वेज बोलता था, पोलैंड की लैंग्वेज। और इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो हैप्सबर्ग जो एम्परर था उसके जो है उसमें भारी संख्या में लोग एग्रीकल्चर करते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन, नॉर्थ में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, साउथ में क्रोएट, ईस्ट की तरफ जो है ट्रांसवेलिया में रहने वाले जो है राउमन लोग थे, राउमन कम्युनिटी के जाने जाते थे। और इतना ज़्यादा डिफरेंस था इन लोगों के बीच कि इस डिफरेंसेस के बीच वो लोग जो है एक एम्परर के, एक नेशन के पार्टिसिपेंट नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आया है और यहीं पर आपको छोड़ेंगे। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज? इनके बीच जो है नेशनलिज्म या नेशन स्टेट की आइडिया कैसे आई, तो इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। जो भी आपको समझ ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी सेफ।